अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज हम स्टार्ट लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज नंबर 12 एमजे एंटरप्राइजेस। अच्छा, इसमें तीन अकाउंट उसने रिक्वायर किए हुए। एक तो प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, नॉन करंट एसेट्स, accumulated depreciation और प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। अच्छा, यही मांगा होता है ना प्रॉफिट और लॉस, ये डिस्पोजल अकाउंट बनाना होता है, तो वो थ्रू डिस्पोजल आप प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। The following information is available in respect of non-current assets of MJ Enterprises. Opening balance of cost and accumulated depreciation of non-current asset is January 1 as on 1st January 100,000 and 30,000. ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये स्ट्रेट ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं, तो इसको पहले स्टार्ट देते हैं। दिस वन जी क्वेश्चन, इसमें हम सबसे पहले दो अकाउंट ओपन कर लेते हैं। एक नॉन करंट एसेट क्वेश्चन नंबर 12 में, नॉन करंट एसेट्स। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ 1 जनवरी 2015 का। ठीक है, 1 जनवरी 2015। और नॉन करंट एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा, बैलेंस बीडी, और बैलेंस गिवन है इसका 100,000। इसके साथ दूसरा अकाउंट उसने रिक्वायर किया हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, वो भी ओपन कर लेंगे यहाँ। इसका ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 2015 का गिवन है 33,000। अब ट्रांजैक्शंस की तरफ चलें। Asset costing 20,000 were acquired on July 1, 2014. The remaining non-current assets were acquired when MJE commenced business on January 1, 2011. There were no disposal of non-current assets up to January 1, 2015. ये जस्ट हमें हिंट दे रहा है कि ये जो 100,000 की अमाउंट है, इनमें से एक एसेट जो है 20,000 का जो एसेट है, ये आपने बाय किया था जुलाई 1, 2014 को, और जो रिमेनिंग नॉन करंट एसेट्स हैं यानी 80,000 के एसेट तब खरीदे थे जब MJE ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 1 जनवरी 2011 को। सो आई कैन से कि 80,000 के एसेट 1 जनवरी 2011 को खरीदे और 20,000 के एसेट 1 जुलाई 2014 को बाय की। ठीक है, और वो कह रहे थे इस डेट तक कोई डिस्पोजल नहीं हुई थी, यानी 1 जनवरी 2011 से लेकर 1 जनवरी 2015 तक किसी किस्म का कोई एसेट हमने डिस्पोज नहीं किया। फर्दर नंबर 3 में वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं MJE provides for depreciation on the cost of asset at a rate of 10% using straight line basis. ये straight line method है। Depreciation is calculated on monthly basis। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट वो लिख रहे हैं assets acquired on January 1, 2011 whose net book value on 30th June 2015 was 2750 was sold for 1500। ओके, अब ये पहला एसेट सेल हो रहा है।
अब इसमें इशू सिर्फ इतना है कि जो एसेट आपने एक्वायर किया था 1 जनवरी 2011 को, वो आपने सेल किया है, उसकी कॉस्ट क्या थी वो नहीं गिवन, लेकिन ये बताया कि उसकी नेट बुक वैल्यू जो है ना 30 जून को वो आपकी 2750 थी, नेट बुक वैल्यू 2750। मुझे कॉस्ट चाहिए, क्यों? दो लेजर यूज कर रहा हूं, मुझे कॉस्ट भी चाहिए, इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी चाहिए, जबकि उसने क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ WDV दी हुई है। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जरा उस तरफ मूव करते हैं। वर्किंग वन, देखिए इसको रिवर्स वर्किंग कहेंगे, इसको रिवर्स जाना पड़ेगा। 30 जून 2015 ये रिवर्स जाऊंगा, को एसेट की कॉस्ट WDV क्या थी, WDV 2750, मुझे, और ये परचेज कब हुआ था, 1 जनवरी 2011, और मेथड है स्ट्रेट लाइन। तो अब आप जरा मंथ काउंट कर लो, यानी आपने काउंट करना है फर्स्ट फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 2011 से लेकर 30 जून 2015 तक कितने ईयर्स बनते हैं, आपने ये एसेट कितने साल इस्तेमाल किए, इसका अगर काउंट करें 1 4 years 6 हाँ जी 11 फुल ईयर हो गया, 12 13 14 4.5 ईयर्स। अच्छा अब देखिएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरी कितनी होनी चाहिए, अगर मेरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है 10% है और स्ट्रेट लाइन है, तो अगर एक साल की 10% है तो 4.5% की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन परसेंटेज जो है वो 45% बन जाएगी। आगे समझ बात, यानी एक साल की 10% एक्यूमुलेटेड है ना, 2 साल की 20%, 3 साल की 30%, 4 इयर्स की 40% और 4.5 ईयर की 45%। बड़ा सिंपल होगा ये। अच्छा जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन परसेंटेज 45% है, तो मुझे बताओ WDV इन परसेंटेज क्या होनी चाहिए, 55%। 55%। अब मेरा मसला हल हो गया। देखो ये WDV दी हुई है और ये WDV इन परसेंटेज है, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो कॉस्ट ऑफ एसेट आ जाएगा, और कॉस्ट ऑफ एसेट कैसे निकलेगा, 2750 डिवाइडेड बाय 55% या 0.55। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा क्या आता है, सर 5000 आ रहा है 5500। सर, 5000 आ रहा है। ओके जी 5000, यानी इसका मतलब ये एसेट हमने खरीदा था 5000 का, और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप निकालना चाहूँ तो आसानी से निकाल सकता हूँ, दो तरीके हैं। एक तो ये 5000 का 45% ले लूं 2250, दूसरा तरीका क्या है, कॉस्ट में से WDV लेस कर दूं तब भी एक्यूमुलेटेड आएगा, जो हमने कल भी पढ़ा था। तो ये दो वैल्यूज मुझे चाहिए थी, मैंने कैलकुलेट कर दी। अब ये क्यों चाहिए, क्योंकि डिस्पोजल हो रही है, ठीक है। अब डिस्पोजल के लिए उसने डिस्पोजल अकाउंट भी मांगा हुआ है, तो हम एक अकाउंट ओपन करेंगे डिस्पोजल, और इसके मुताबिक चलते जाएंगे। वही 4 एंट्रीज माइंड में रखनी है। पहली एंट्री क्या पड़ी थी कि पहले आपने एसेट की कॉस्ट को क्लोज करना है। एसेट की कॉस्ट क्या है जी, 30 जून को आप क्लोज कर रहे हो, 30 जून 2015 को एसेट जो बेच रहे हो उसकी कॉस्ट है 5000, ये हम ट्रांसफर कर देंगे डिस्पोजल को। वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस देंगे 5000, नॉन करंट एसेट में क्रेडिट होगा तो डिस्पोजल में हम इसको डेबिट कर देंगे, और ऑपोजिट अकाउंट नॉन करंट एसेट 5000, ये क्लोज हो गया। नंबर 1 हमने एसेट की कॉस्ट को क्लोज किया। नंबर 2 इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्लोज करनी है। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी क्लोज कर लेते हैं। 30 जून 2015
ये भी डिस्पोजल को ट्रांसफर करूंगा और इसकी हम वर्किंग बना चुके हैं और ये वर्किंग नंबर 1 से अमाउंट लाएंगे 2250। ये अमाउंट यहां पर क्रेडिट कर देंगे अगेंस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2250। अब ये दो एंट्रीज हो चुकी हैं, कॉस्ट भी क्लोज हो गई, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी क्लोज हो गई। अब देखें सेल कितने में किया, तीसरी एंट्री आपने सेल किया 1500। जब सेल करोगे तो कैश डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट, ये क्रेडिट हुआ, ठीक है। अच्छा चौथी एंट्री जो है ना वो क्लोज करने, वो साल के एंड पे क्लोज करेंगे, अभी नहीं करेंगे, हो सकता है एक आधा डिस्पोजल और भी हो जाए। ये खत्म हो गई एंट्री। नेक्स्ट आइएगा, on July 1, 2015 an asset which was acquired at a cost of 2000 when MJE commenced business was exchanged for a new asset. Balance of purchase price was settled with a check of 800. List price of new asset was 1200. देखिए एक एसेट जो आपने 1 जनवरी 2011 को खरीदा था, ये डेट मैंने कहां से उठाई, उसने ये वर्ड किया एमजे कमेंस्ड बिजनेस, और हमने ऊपर पढ़ा था कब कमेंस कर रहा है, 1 जनवरी 2011। इसका मतलब ये एसेट 1 जनवरी 2011 को खरीदा था और 1 जुलाई 2015 को आप एक्सचेंज कर रहे हैं, और जब एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसमें जो नया एसेट आ रहा है वो 1200 का है और उसके अगेंस्ट आप 800 की का चेक दे रहे हैं। इसका मतलब 400 आपको पेड इन अलाउंस मिल रहा है। अगेन इसकी कॉस्ट तो इसकी गिवन है, पहली चीज हमने क्या करनी है, 1 जुलाई 2015 जो ओल्ड एसेट है उसकी कॉस्ट को क्लोज कर दो डिस्पोजल में, और इसकी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ये गिवन है 2000, ये 2000 आ गया। अब मुझे इसको जब क्लोज करेंगे ये एसेट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, डेबिट साइड पे, सॉरी, वहां क्रेडिट हुआ तो यहाँ डेबिट है, नॉन करंट एसेट 2000। अच्छा दूसरे नंबर पे फिर मुझे इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए, वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो ये बिल्कुल इजीली निकल आएगी। देखिए कैसे, क्योंकि ये तो रिवर्स वर्किंग नहीं है ना, मैंने ये खरीदा था एसेट 1 जनवरी 2011 को और एक्सचेंज कर रहा हूँ, यानी डिस्पोज हो रहा है 1715, तो कितने इयर्स बने, वही सेम, एक ही हुई बात, एक दिन का फर्क है, 44.5 इयर्स। अब मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए, ये तो एक लाइन में निकल आएगी। इस एसेट की कॉस्ट क्या है 2000, इसका 45%, 900 आ रहा है। 900, ठीक है। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्लोज कर दीजिएगा 1715 को डिस्पोजल अकाउंट में, और डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख देते हैं 900। अच्छा अब आइएगा एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में। एक्सचेंज में अब आपने, क्योंकि सेल तो नहीं कर रहे, एक्सचेंज कर रहे हैं, न्यू एसेट खरीदा है 1200 का, वो तो डेबिट करोगे, ऑपोजिट पे कैश है क्योंकि इसमें पेमेंट करनी होती है, पेमेंट 1200 आ गई। अच्छा अब जो 400 रुपीज है, ये देखो ना 1200 के गैस पेमेंट तो मैंने 800 की है ना, बाकी 400 कहाँ गया, 400 डिस्पोजल में आ जाएगा, ठीक है। और इसके अगेंस्ट नॉन करंट एसेट लिख दूंगा कि ओल्ड एसेट के अगेंस्ट मुझे ये मिल रहा है 400, ये ट्रेड है, बस इतनी सी बात होती है। देखें अब सेल और डिस्पोजल दोनों में फर्क देख लो, पहली 3 ट्रांजैक्शन सेम है, पहली 2 सिर्फ आपने जो एक्सचेंज करना होता है उसमें थोड़ा सा फर्क आता है अमाउंट्स का। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन भी मुकम्मल हुई। अब आइएगा आखिरी, On October 1, 2015, MJE transferred to its factory an asset which had been included in its trading inventory. ठीक है, MJE ने एक फैक्ट्री को ट्रांसफर किया एक एसेट जो उसकी इन्वेंट्री में मौजूद था, and which bore a price label of 15400 in showroom, और उसके ऊपर जो लेबल लगा हुआ प्राइस का वो 15400 है।
MJE makes a gross profit of 40% on of cost on such of assets। यानी ये तो सिंपल एंट्री है कि 1 अक्टूबर को आपने के पास एक एसेट था, वो इन्वेंट्री में मौजूद था, आपने उसको फैक्ट्री में ट्रांसफर कर दिया, तो आप नॉन करंट एसेट में रिकॉर्ड कर दो 1, 10, 15, और इसका ऑपोजिट अकाउंट आएगा इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री से ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, अब मसला ये है कि इसकी अमाउंट कितनी लूं। ये 15,400 जो है ना, ये तो प्राइस है लेबल, प्राइस लेबल, यानी इसके अंदर प्रॉफिट शामिल है, जबकि एसेट रिकॉर्ड होता है कॉस्ट पे, और इसके अंदर 40% ऑफ कॉस्ट शामिल है। ठीक है, तो लिहाजा इसको मुझे कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, यानी अगर सेल प्राइस ऑफ एसेट जो है वो 15,400 है और प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 40% ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट कितनी होगी। तो सिंपल लॉजिक देखें, कॉस्ट अगर 100 है तो 40 प्रॉफिट है, तो ये 140% है। मुझे इसको 100% पे कन्वर्ट करना है, यानी 15,400 इंटू 100 बाई 140, ये कॉस्ट आ जाएगी। दूसरा तरीका मैंने इक्वेशन वाला बताया, उससे सॉल्व करोगे तब भी यही आंसर आएगा। अब इसको कैलकुलेट करें, कितना आएगा जी? 11,000। 11,000। ये 11,000 की अमाउंट है। दिस इज वर्किंग नंबर 3, और ये अमाउंट जो हमने निकाली थी ये वर्किंग 2 के थी। अच्छा, अब ये सारा क्वेश्चन जब मुकम्मल हो चुका है, एंड पे अब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी। डेप्रिसिएशन के लिए मैंने आपको एक प्रिंसिपल समझाया था, उसको नहीं भूलना। सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है ओपनिंग बैलेंस, सबसे पहले एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, जिसमें डिस्पोजल शामिल ना हो, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। ये प्रिंसिपल हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है, और चूंकि ये मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन, तो मुझे सिर्फ कॉस्ट चाहिए, स्ट्रेट लाइन कॉस्ट पे होता है। अच्छा, अब देखिएगा, ये मैं जरा इसको कलर चेंज करूंगा। देखिए, ये 100,000 का ओपनिंग बैलेंस है, ये 100,000 का ओपनिंग बैलेंस लिया है, लेकिन इसके अंदर जो डिस्पोजल हुई है वो आपने एक्सक्लूड करनी है। जो एसेट आपने साल के दौरान बेचे हैं, ये 2 एसेट हैं, वो इसमें शामिल है, उसको पहले माइनस करो। ये 5,000 और ये 2,000। इसको माइनस करने की लॉजिक ये है कि जो एसेट डिस्पोज किया है वो पूरा साल यूज नहीं हुआ। ठीक है जी, और मुझे अभी पहले ओपनिंग बैलेंस में वो चाहिए जो पूरा साल यूज हुआ। इसका मतलब है कि जो 93,000 के एसेट ऐसे हैं जो साल के शुरू में भी मौजूद थे, साल के एंड पे भी थे, इसका 10% ले लेते हैं। जिसका 10% लीजिएगा 9,300। ठीक है जी, ये पहली चीज कैलकुलेट करनी है। अब आ जाए डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल, यानी ये मैंने इग्नोर नहीं किया, सिर्फ पहले माइनस इसलिए किया था ताकि उस पर पूरी डेप्रिसिएशन आए। अच्छा, डिस्पोजल 2 हुई है, एक एसेट नंबर 1 डिस्पोज हुआ, एसेट नंबर 1 कितना डिस्पोज हुआ 5,000, और एसेट 2 2,000, बल्कि दोनों इकट्ठा कर सकते हैं क्योंकि डेट एक ही है, एक दिन का फर्क है, ये कोई मसला नहीं है, दोनों पर 6 मंथ की डेप्रिसिएशन आएगी। तो डिस्पोजल ये मैं A1 और A2 लिख देता हूँ, लेकिन अगर ये दोनों डिफरेंट डेट में होती तो दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करता। यानी ये 7,000 जो एसेट है दोनों का सम, इस पे 10% अप्रिसिएशन मैं लूंगा, लेकिन उतने महीने के लूंगा जितने महीने मैंने यूज किया, यानी 6/12। अब इसको कैलकुलेट करो तो कितनी अमाउंट आई 350। फिर जो आपने न्यू एसेट खरीदे, यानी डेप्रिसिएशन ऑन न्यू एसेट्स, उस पे भी डेप्रिसिएशन लेनी है। न्यू एसेट मेरे पास 2 हैं, एक ये एसेट है 1200 का जो 1 जुलाई को खरीदा है, यानी 1200 वाला जो एसेट है इस पे 10% डेप्रिसिएशन, लेकिन 6 मंथ की डेप्रिसिएशन आएगी,
इसको कैलकुलेट करें तो 60 रुपीज आ गए। फिर एक आपने ये 11,000 का एसेट खरीदा था, और ये जो 11,000 का एसेट जो ट्रांसफर हुआ था इन्वेंट्री से, इस पे भी 10% डेप्रिसिएशन आएगी, लेकिन इस पर डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 3 months की आएगी। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, कितना आया? 275 आ रहा है। 275। इन सबको ऐड कर लो, ये मेरी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 9985। 99। ये प्लीज ये याद रखना है, डेप्रिसिएशन हर क्वेश्चन में इसी तरह निकालना। 9985। अब इसकी एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, वो अकाउंट नहीं मांगा उसमें, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 31 दिसंबर 2015 ये रिपोर्टिंग डेट को करते हैं। ऑपोजिट अकाउंट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वर्किंग नंबर 4, 9985। अच्छा, अब आपने सिंपल बैलेंसिंग करनी है। जिस तरह साल खत्म हुआ, इसको बैलेंस कीजिएगा। ये बनता है जी 112200, और 112200 में से 7,000 माइनस कर दीजिएगा, 105200। 200। ये बैलेंस आ गया जी, और ये बैलेंस क्लोजिंग डेट को आएगा 31 दिसंबर 2015। बैलेंस कैरी डाउन, और इसी बैलेंस को अगले साल का ओपनिंग शो कर देना है। 1 जनवरी 2016 का ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 105,200। सेम इसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की मेरा क्रेडिट साइड ज्यादा होती है, इसको टोटल किया 42985। 42,985। अब 42,985 में से ये दोनों अमाउंट लेस कर दीजिएगा, 39835। 835। और ये 31 दिसंबर 2015 का मैं क्लोजिंग बैलेंस लिखूंगा, और यही 1 जनवरी 2016 का बैलेंस आ जाएगा। डिस्पोजल अकाउंट का जहां तक ताल्लुक है, ये सिर्फ क्लोज करना है, क्योंकि इसके भी गेन और लॉस आता है। मुझे इसकी डेबिट साइड ज्यादा नजर आ रही है, इसलिए इसको टोटल कर लिया। टोटल आया 7,000। 7,000 में से ये सारी अमाउंट लेस कर दीजिएगा। $1950। 1950। ये एक एसेट पे नहीं, ये जो दोनों डिस्पोजल हुई है उस पे लॉस है। दिस इज लॉस, और ये लॉस ट्रांसफर होता है SOCI को। ये अगले साल ट्रांसफर नहीं होगा। 31 दिसंबर 2050। दैट्स ऑल। ये मेरा क्वेश्चन जो है 12 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। जैसे मैंने कल भी कहा था कि हम रोज का एक क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद हम अगले टॉपिक पे भी कंटिन्यू करें। सर जी बच्चे। सर काइंडली जो वर्किंग वन जी, वर्किंग वन में दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो उसने हमें सर क्वेश्चन ये वर्किंग पूछे सर ये वर्किंग वन दोबारा एक्सप्लेन करके हमने कास्ट किस तरह निकाल लिया है डेटा से? जी, मैं वो ये आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है ना, वो 30 जून 2015 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, और ये जो गिवन वैल्यू है ये WDV है, रिटर्न डाउन वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है WDV। ठीक है जी। मुझे कॉस्ट चाहिए, यकीनन कॉस्ट किस डेट की चाहिए? जिस डेट को परचेज किया। उसने क्वेश्चन में दिया 1 जनवरी 2011 को हमने परचेज किया। पहला काम तो मैं ये करूंगा, रिवर्स जाना है ना, मैंने कब खरीदा था कब बेचा है, ये दो डेट लिखनी। इसका टाइम पीरियड देख लिया कितना बनता है, 4.5 ईयर्स। ये बात समझ आ गई? यानी ये मैं कह सकता हूँ ये एसेट मैंने 4.5 साल यूज किया है। अगर आप एसेट 1 साल यूज करोगे तो डेप्रिसिएशन जो है वो 10% है। तो 4.5 साल यूज करोगे तो कितनी डेप्रिसिएशन होनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन में सीधा सीधा कैलकुलेट करते हैं।
यानी 4.5 साल यूज किया आपने एसेट, 1 साल की डेप्रिसिएशन 10% है, ये 45% होगी। इट मींस कि ये एसेट जो है ये 45% डेप्रिसिएट हो चुका है। तो मुझे बताओ कितनी WDV रह गई? अगर एक एसेट 100 में से 45 रुपए डेप्रिसिएट हो चुका है, बाकी 55% रह गया ना, ये WDV आ। सो अब मैं इसको इससे लिंक करूंगा, यानी ये WDV 55% है, ठीक हो गया। इसको 55% पे डिवाइड कर दो या 100/55 कर दो, एक ही बात है। तो ये 5000 कॉस्ट आ जाती है। जब कॉस्ट आ गई तो फिर तो एक्यूमुलेटेड इजीली निकल आती है, उसी का 45% ले लो या दोनों का डिफरेंस ले लो, तो वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ये समझ आ गई बात? यस सर। ले अब अगली स्लाइड पे मैं मूव करता हूँ। जी, इन्वेंट्री हम कल कहां तक पहुंचे थे उसको देख लेते हैं। लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV हम रूल डिस्कस कर रहे थे, बेसिक रूल डिस्कस कर रहे थे, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, ठीक है। दिस इज वेरी इजी। हमें दो चीजें चाहिए, कल मैंने समझाया भी था, एक कॉस्ट वो तो हमारे पास होती है ऑलरेडी, और एक NRV। इनमें से जो सबसे कम होगी उस पर आप इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करो। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं, पहले जरा इसको कंप्लीट कर लें, क्वेश्चंस हम बाद में ही करेंगे, जैसे मैंने पहले आपको बताया, इतनी देर तक हमारा वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है इन्वेंट्री सिस्टम्स। इन्वेंट्री सिस्टम्स ये बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना। थ्योरेटिकल भी इसका क्वेश्चन आ सकता है और न्यूमेरिक में तो आना ही आना है, अगर आया तो। इन्वेंट्री सिस्टम्स दो होते हैं। फर्स्ट इन्वेंट्री सिस्टम इज फिजिकल या पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। फिजिकल और पीरियोडिक, इसके दो नाम देते हैं, इन्वेंट्री सिस्टम। इन्वेंट्री सिस्टम इसमें हम लिखते हैं इट इज अ सिस्टम इन विच no day-to-day transactions relating to inventory shall be recorded इन इन्वेंट्री स्टॉक लेजर कार्ड। ये क्या होता है, ये इसकी अभी डिस्कस इसी में करेंगे, स्टॉक लेजर कार्ड। इन शॉर्ट ये एक ऐसा कार्ड होता है जिसके अंदर इन्वेंट्री का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है, कि कितनी इन्वेंट्री इन हुई है, कितनी इन्वेंट्री आउट हुई है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये याद रखें, इसमें कोई डे टू डे रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। मसलन कितना स्टॉक खरीदा है, परचेज की एंट्री पास करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा, अकाउंटिंग एंट्री उसी तरह होंगी। मैंने लिखा है रिलेटिंग इन्वेंट्री शैल बी रिकॉर्डेड इन स्टॉक लेजर कार्ड, इसमें कोई स्टॉक लेजर कार्ड नहीं बनता। तो फिर इन्वेंट्री कैसे मेजर करते हैं?
However, inventory shall be measured at period end जो भी पीरियड एंड साल के एंड पे समय है ऑन फिजिकल बेसिस ऑन फिजिकल बेसिस यानी जैसे साल खत्म हुआ अब जाकर आपने फिजिकली स्टॉक को मेजर किया कि फिजिकली इन्वेंट्री कितनी अब जितनी फिजिकल इन्वेंट्री है उसको रिकॉर्ड की उसको आपने लिस्ट बनाई और उसकी वैल्यूएशन की वो मेरी इन्वेंट्री हो गई लेकिन इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है अगर इन्वेंट्री में कुछ चोरी हुई है स्पॉइलेज हुई है वो हाइड हो गई यानी अगर कुछ चोरी हो चुकी है वो नजर नहीं आएगी क्योंकि वो फिजिकली मौजूद ही नहीं होगी आप तो सिर्फ उस स्टॉक को ले रहे हो जो फिजिकल है तो ये सिस्टम पे इतना अच्छा तो ना हुआ तो फिर इसकी एप्लीकेशन कहाँ है देखो पहली चीज याद रखिएगा फिजिकल सिस्टम या पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम सिर्फ उन ऑर्गेनाइजेशन पे यूज होता है जहां पर नंबर वन आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यानी स्मॉल साइज हो और ऑनर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द इन्वेंटरीज जैसे अक्सर शॉप्स होते हैं उसमें लड़के रखे होते हैं यानी जिसको आप कह रहे हैं सेल्समैन रखे होते हैं लेकिन ऑनर वहां मौजूद होता है उसको पता है कितना स्टॉक इन हो रहा है कितना स्टॉक आउट हो रहा है तो ऐसे स्मॉल बिजनेस में इसको अप्लाई किया जाता है नंबर टू ये लार्ज बिजनेस में भी अप्लाई किया जा सकता है लेकिन ऐसे लार्ज बिजनेस जिसकी इन्वेंट्री जो है टर्न आउट कम हो और अमाउंट बहुत हाई ठीक है मिसाल के तौर पे व्हेन आई वाज इन इंडस्ट्री तो पिगोसिस की हम मशीन्स मंगवाया करते थे इंपोर्ट करते थे जापान से और वो उस दौर 90s की बात बता रहा हूँ 1992 93 की तो उसमें उस वक्त वो आई थिंक 1.5 मिलियन की एक मशीन होती थी वो पूरे साल में 7 से 8 मशीन सेल होती थी अब खुद देखें कि 7 to 8 मशीन के लिए फिंगर टिप्स पे याद होता था कि किसको सेल की तो वहां पर पीरियोडिक सिस्टम अप्लाई किया जा सकता है अब ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है अब यहाँ टर्न आउट उसका कम है लेकिन अमाउंट बहुत हाई है इन्वेंट्री ठीक है तो उनमें ये यूज किया जाता है लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है दैट इज सेकंड सिस्टम व्हिच इज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम perpetual inventory system a system of inventory in which each and every transaction each transaction is recorded in stock ledger card on physical on at the time of occurrence जो ट्रांजैक्शन जिस टाइम हो रही है उसी टाइम आप इसको रिकॉर्ड करें every transaction shall be recorded at the time of its occurrence in stock ledger card इसको perpetual system कहते हैं जैसे स्टॉक आएगा स्टोर कीपर जो है वो अपना एक कार्ड के अंदर उसको एंटर कर लेगा कि ये स्टॉक मेरे पास आया है जब जब वो स्टॉक सेल करता जाएगा इशू करता जाएगा वो स्टॉक में से माइनस करता जाएगा यानी इसमें बुक्स में भी रिकॉर्ड आ रहा होता है तो इसमें फिजिकली
वेरीफाई किया जाता है कि जितना स्टॉक बुक्स में आ रहा है क्या फिजिकली मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद नहीं है तो शॉर्टेज इसमें इजीली आइडेंटिफाई की जा सकती है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ऑल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जहां पर आपका टर्न आउट ट्रांजैक्शन का बहुत हाई होता है, इन्वेंट्री आइटम बहुत ज्यादा होती हैं, वहां हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को हमेशा प्रेफर करते हैं। अच्छा, अब ये दोनों सिस्टम्स के अंदर एंट्रीज में फर्क होता है। मैं जर्नल एंट्रीज कर रहा हूँ एक टेबल की फॉर्म में, यानी यहाँ पर ट्रांजैक्शन आ जाएगी, यहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर 1, सिस्टम नंबर 1, सिस्टम नंबर 2, ये सिस्टम 1 है और ये सिस्टम 2 है। लेकिन सबसे पहली ट्रांजैक्शन इन्वेंट्री से रिलेटेड बात कर रहा हूं। जब कोई इन्वेंट्री आप परचेज करते हो, जब भी कोई इन्वेंट्री आप परचेज करते हो, आपकी पीरियोडिक सिस्टम में एंट्री क्या होती है जो आप पढ़ चुके हो? परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेएबल या कैश क्रेडिट। क्रेडिट का कोई मसला, जो मर्जी लिख लो, क्योंकि हमने यहाँ जरा फोकस करना होता है डेबिट को। परपेचुअल सिस्टम में परचेज यूज नहीं होता, हम इन्वेंट्री को डेबिट करते हैं, ये याद रखना है। परपेचुअल एंट्री अभी हमने नहीं की, लेकिन अगर आपको याद हो मैंने शुरू में बताया था एक जगह कहीं यूज हुई थी, तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको समझाऊंगा जिस वक्त इस मेथड में आएंगे। यहाँ परचेज यूज नहीं होती, इन्वेंट्री को ही डेबिट करते हैं, इन्वेंट्री को ही क्रेडिट करते हैं। यानी ये जो आपका सिस्टम चल रहा होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का, वो परपेचुअल की उसकी बैकग्राउंड होती है, यानी वहां परचेज यूज नहीं करते, इन्वेंट्री अकाउंट करते हैं। शुरू में जब स्टार्ट किया था, जब हम कहते थे गुड्स परचेज, तो मैंने कहा था कि इसमें आप इसको एसेट भी कह सकते हो, इसको एक्सपेंस भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि जब मैं परचेज लिख रहा हूँ तो वो कॉस्ट आ जाती है, यानी एक्सपेंस। इन्वेंट्री लिख रहा हूँ तो एसेट आ जाता है, तो ये दोनों कहे जा सकते हैं। इसी तरह जब गुड्स आप परचेज रिटर्न करते हो, वापस करते हो, ये एंट्रीज आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, पेपर में आई हुई हैं, और ये पेपर में आती हैं, एक दो एंट्रीज पूछ लेता है। परचेज रिटर्न्स, जब गुड्स वापस होंगी तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पर अकाउंट्स पेएबल डेबिट होगा पीरियोडिक सिस्टम में, और परचेजेस रिटर्न क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, जिसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। परपेचुअल सिस्टम में अकाउंट्स पेएबल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अच्छा, अब सेल की ट्रांजैक्शन में आ रहे हैं। जब गुड्स सेल करते हैं आप, तो पीरियोडिक सिस्टम में आपने क्या एंट्री पढ़ी है जो नॉर्मल पढ़ते हैं? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। लेकिन परपेचुअल सिस्टम में दो एंट्रीज पास करनी, एक सेल की, एक इन्वेंट्री की। यानी पहली एंट्री वही होगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। लेकिन साथ ही इसकी एक एंट्री और होगी। देखो, जब आप गुड सेल करते हो तो इन्वेंट्री आपसे आउट होती है ना, तो इन्वेंट्री को माइनस भी करना है, तो फिर आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट करते हो, वो कॉस्ट ऑफ सेल बन जाती है। जब इन्वेंट्री बिक जाती है तो फिर इन्वेंट्री नहीं रहती है, वो कॉस्ट बन जाती है, और कितने में सेल की है वो ऊपर आ रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कॉस्ट ऑफ सेल और सेल का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है। मिसाल के तौर पे 50 रुपए की चीज आप 60 में बेचते हो, ये एंट्री आप 60 रुपीज में करोगे, ये एंट्री 50 रुपीज में करोगे, इन दोनों को जो डिफरेंस आएगा 10 रुपीज का, दैट इज अ प्रॉफिट। ठीक है, इसमें एक एंट्री होनी है, इसमें दो एंट्रीज होनी है। इसी तरह जब सेल्स रिटर्न करूंगा, तो यहाँ एंट्री क्या होगी? ये पढ़ चुके हो आप, ये एंट्री सारी पढ़ चुके हो पीरियोडिक वाली। सेल्स रिटर्न्स डेबिट,
और अकाउंट रिसीवेबल या कैश क्रेडिट। क्रेडिट डेबिट का वो जो अकाउंट रिसीवेबल पेबल जो मर्जी लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह जिस वक्त एक सेल वापस आती है, यहाँ पर दो एंट्रीज होंगी। एक तो वही जो मैंने अभी लिखी है, सेल्स रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, और दूसरी एंट्री चूंकि स्टॉक वापस आ रहा है तो इन्वेंट्री बढ़ रही है, इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। अच्छा, सेल्स रिटर्न के बाद नेक्स्ट एंट्री अगर आइए, अब हम डिस्कस करते हैं ओपनिंग स्टॉक की। ओपनिंग स्टॉक कौन सा स्टॉक होता है? जो पिछले साल खरीदा था और पिछले साल सेल नहीं हुआ, यकीनन वो इस साल सेल होगा। ओपनिंग स्टॉक की यहाँ एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। यानी ये इन्वेंट्री चूंकि इस साल बिकेगी तो आपने कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट कर देना। इसके अगेंस्ट यहाँ पर कोई एंट्री पास नहीं होती, परपेचुअल में कोई एंट्री पास नहीं होती। रीजन, क्योंकि परपेचुअल में इन्वेंट्री का ऑटोमेटिकली बैलेंस आ रहा होता है, यहाँ पर कहीं पर इन्वेंट्री का बैलेंस नहीं होता है, साल के शुरू और साल के एंड पे एडजस्ट करना होता है। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होनी चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक है जो इस साल खरीदा तो है मैंने, लेकिन इस साल बिका नहीं, तो लिहाजा उसकी जो हम एंट्री करते हैं वो इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। और अगेन क्लोजिंग स्टॉक की यहाँ कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं। उसके बाद दो एंट्रीज अभी मैंने और डिस्कस करनी है, वो यहाँ लिखता हूँ। एक होता है लॉस। अब इन्वेंट्री लॉस भी हो जाती है। लॉस दो किस्म के होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। देखो, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में फर्क क्या है? ऐसा लॉस जो प्रेडिक्टेबल हो, जो आपको पता है कि ये लॉस होना ही होना है। मिसाल के तौर पे कुछ आपके केमिकल्स इस नेचर के होते हैं, अगर आपका केमिकल एक मटेरियल है या आइटम है जो आप सेल करते हो, जो इवेपोरेट होते हैं एयर में, जैसे ही आप उसको ओपन करोगे वो इवेपोरेट होगा, जैसे पेट्रोल होता है। अगर आप 5 गैलन खरीदते हैं, बाय करते हैं, जब सेल करते हैं तो लीटर्स में करते हैं, तो अब इसका मतलब वो यूजेज ओपन तो होगा, तो ऑब्वियसली जिस वक्त आप सेल करोगे तो 5 गैलन पूरे सेल नहीं कर सकते, कुछ इवेपोरेशन होगी। दिस इवेपोरेशन इज नोन एज नॉर्मल लॉस। ठीक है, यानी इस जो इज अ पार्ट ऑफ यानी एक्सपेक्टेड, व्हिच इज वी कैन से वी कैन एक्सपेक्ट इट, ये होना ही होना, वो लॉस है। एबनॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस कहते हैं एनी लॉस अराइजेस ड्यू टू नेग्लिजेंस। अब देखिए, अगर आप नेग्लिजेंस से लाइक एक पर्सन जो है वो केमिकल को प्रॉपर जो है उसकी स्टोरेज नहीं करता, उसको टाइट नहीं करता और वो एवेपोरेट होता रहता है, तो इसका मतलब है वो तो हमारी नेग्लिजेंस से हुआ ना, केयरलेसनेस से हो या नेचुरल डिजास्टर से हो, वो सारे एबनॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस की एंट्रीज में फर्क होता है। जो नॉर्मल लॉस है, पीरियोडिक में उसकी कोई एंट्री पास नहीं करते। क्यों पास नहीं करते? क्योंकि फिजिकली जाके आप स्टॉक मेजर करते हो ना, ये पड़ा था ऊपर, फिजिकली मेजर करते हैं। जब फिजिकली मेजर करते हैं स्टॉक शामिल ही नहीं होता, जब स्टॉक शामिल नहीं होगा ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ जाए। लेकिन एबनॉर्मल यहाँ पर सेकंड सिस्टम में हम बाकायदा एंट्री पास करेंगे। जब भी नॉर्मल लॉस होगा हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट करेंगे। ये हमारा लॉस नहीं, ये पार्ट ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। और जब भी एबनॉर्मल लॉस होगा तो फिर दोनों सूत्रों में एंट्री पास करनी है। यहाँ एंट्री एबनॉर्मल लॉस की क्या होती है? हम डेबिट करते हैं एबनॉर्मल लॉस डेबिट और परचेज क्रेडिट।
अब यहाँ परचेज क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? क्योंकि जो गुड्स खरीदी थी ना वो बिकी नहीं है, बल्कि वो लॉस में चली गई। ठीक है, तो इसलिए हम क्रेडिट कर देते हैं परचेज को। यहाँ हम डेबिट किसे करेंगे? सेम एबनॉर्मल लॉस को डेबिट, लेकिन परचेज तो इसमें यूज नहीं होता, परचेज की जगह इन्वेंट्री क्रेडिट। ये आपके सामने टोटल 10 एंट्रीज मैंने की हैं ओवरऑल। ये इन्वेंट्री से रिलेटेड एंट्रीज होती है। ठीक है, पीरियोडिक सिस्टम, परपेचुअल सिस्टम, दोनों में क्या क्या एंट्रीज पास होती हैं वो मैंने आपके सामने शो की। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, अब इसकी फर्दर डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से आता है, पीरियोडिक सिस्टम ज्यादातर। ठीक है, अब ये एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं थ्रू लेजर अकाउंट्स। देखिए, वो आपसे कहता है कि जी पहले जरा बड़ी सिंपल सी एग्जांपल लूंगा कि ओपनिंग स्टॉक मेरा साल के शुरू में 7,000 रुपीज था। आपने पूरे महीने में जो परचेज की, अभी मैंने रिटर्न वगैरह कोई नहीं ले रहा, जो परचेजेस की हैं वो 72,000 की हैं, इसको 17 कर देते हैं। और जो आपने सेल्स की है वो आपने 80,000 की है, और आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका 12,000। देखो, इसमें ये जो मैंने आपके सामने डाटा लिखा है, इसको लेजर अकाउंट के थ्रू हम कैसे शो करें, जरा देखते हैं। सब साल शुरू होता है तो हमारा इन्वेंट्री का लेजर बनता है। यानी जब साल शुरू होगा तो इनमें से सिर्फ इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस पिछले साल से आएगा। ये ओपनिंग बैलेंस पहले ले आओ, तो दो एंट्रीज होनी, ज्यादा नहीं। ये ओपनिंग स्टॉक है, इसका ओपनिंग बैलेंस है, इसमें डेट वगैरह डालने की जरूरत नहीं। ये यानी पिछले साल से सिर्फ ये बैलेंस इस साल ट्रांसफर हुआ, बाकी सारी ट्रांजैक्शन इस साल की। अब एक एक लेजर ओपन करते जाते हैं। परचेज, परचेजेस। अच्छा, जो गुड्स आपने परचेज किए उसकी क्या एंट्री पड़ी है? ये पीरियोडिक सिस्टम यूज कर रहा हूं, जहां परचेज आ जाएगा पीरियोडिक सिस्टम। अच्छा, अब परचेज, परचेज हमारी कितनी है जी? 72,000। और जब परचेज करते हैं तो ऑपोजिट अकाउंट, अकाउंट पेएबल या कैश, दैट इज 72,000। उसके बाद सेल्स हमने की पूरे साल में, सेल्स की एंट्री क्रेडिट साइड पे आएगी। अकाउंट रिसीवेबल, पूरे साल में आपने सेल किए 80,000 की। अच्छा, ये तीन रिकॉर्ड करने के बाद क्लोजिंग स्टॉक तो साल के एंड पे होना, इसलिए मैंने रोक दिया। अब मैं जरा कलर चेंज करूंगा। अब मैंने क्लोजिंग करनी, ये क्लोजिंग जरा अच्छी तरह समझनी है। आपने अकाउंट ओपन करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सब कुछ इसी में क्लोज करना है। कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसको सीजीएस भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं। ये जितने लेजर्स हैं इसको क्लोज करना है। देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री की मैंने क्या एंट्री बताई थी, इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी, इसको क्लोज करना है, और ये क्लोज होगी सीजीएस में। ये सीजीएस में क्लोज हुई 17,000। ठीक है जी, यहां डेबिट हो रहा है, सीजीएस में मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा अगेंस्ट इन्वेंट्री। ये क्लोज हो गई। अच्छा, उसके बाद एक परचेज को क्लोज करना, परचेज भी सीजीएस में क्लोज होती है। जितनी परचेज है वो सारी सीजीएस में ले जाओ, 72,000। ये यहां क्रेडिट हुआ, यहां डेबिट होगा। अच्छा, इन्वेंट्री भी डेबिट होगी, मैंने गलती से क्रेडिट पे लिख दी।
इन्वेंट्री 17,000, वो बाद में मैं चेंज कर लेता हूँ, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री वहां आ जाएगी और यहाँ आ जाएगी मेरी परचेसेस और परचेसेस है 72,000। अब ये दोनों क्लोज हो गए। सेल को कॉस्ट ऑफ सेल में क्लोज नहीं किया जाता, ये याद है, सेल नहीं क्लोज होगी। अब सिर्फ रह गया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री डेबिट और सीजीएस क्रेडिट। ये सीजीएस यहाँ लिखूंगा इन्वेंट्री में डेबिट साइड पे और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 12,000 और सीजीएस क्रेडिट ये 12,000 यहाँ क्रेडिट होगी। यानी ये डेबिट साइड पे इन्वेंट्री आ गई, ये क्रेडिट साइड पे आ गई, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अब सीजीएस में मुकम्मल हो गया। देखो अब ओवरऑल देखें, मेरा परचेज क्लोज हो चुका है। इन्वेंट्री को बैलेंस कर दें क्योंकि यही बैलेंस अगले साल ट्रांसफर होगा। यही 12,000 जो स्टॉक है ना, ये अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। ये भी खत्म हो गया। अब सिर्फ दो अकाउंट रह गए, सेल और सीजीएस। ये क्लोज होते हैं एसओसीआई में। अब पहले सेल को क्लोज कर लो। सेल 80,000 है, ये एसओसीआई में क्लोज होगा। यहां डेबिट हुआ और यहां पर हम ऑपोजिट अकाउंट में सेल्स लिख देंगे 80,000, ये क्रेडिट। अब कॉस्ट ऑफ सेल को क्लोज कर लो। इसको टोटल किया 89,000। बाकी को टोटल इसलिए मैंने नहीं किया, वो तो आप इजीली कर लोगे। 89,000 को उसका बैलेंस तो सीधा सीधा होता है। इसमें से 12,000 लेस कर दो तो 77,000 की अमाउंट आ गई। ये 77,000 की अमाउंट क्लोज होगी एसओसीआई को और यहां से हम इसको डेबिट कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स को 77,000। अब याद रखिएगा, अब जो प्रॉफिट है मेरा वो इन दोनों का डिफरेंस है। यानी 77,000 मालियत की गुड्स आपने 80,000 में सेल किए, इसका मतलब 3,000 आपका प्रॉफिट आया और इस प्रॉफिट को हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। यानी अगर आप इसका और इसका डिफरेंस लेके कहते हो ना मेरा प्रॉफिट है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि भाई कुछ गुड्स इसमें जो परचेज किए वो सेल नहीं हुई और कुछ पिछली गुड्स आप इस साल में सेल कर रहे हो, तो मैचिंग प्रिंसिपल के तहत जिस साल में सेल करते हो उसकी कॉस्ट भी उसी साल में आप शो करोगे। ठीक है, तो जरा आज मैं यहीं पे रोकूंगा क्योंकि इसे आगे मैं नहीं लेके जा रहा, क्योंकि आगे फिर बहुत लेंथी हो जाता है। अभी आपने इतने हिस्से को अच्छी तरह करना है। ठीक है, अब मुझे बताइएगा कल आपकी क्लासेस का क्या स्केड्यूल है? कोई है क्लासेस? सर कल बस लॉ की और आईटीए की है, बीएमबीएस की क्लास नहीं है। नहीं है। बीएम की कितने बजे होती है? सर वो होती है 3 से 4। 3 से 4। अगर हम कल 12 बजे क्लास रखने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर मेरा स्केड्यूल तो नहीं है, मैं तो ले लूंगा क्लास। अच्छा, कोई नहीं, मेरा ख्याल है कल वैसे क्लासेस ऑफ हो गई है ना, स्कैन्स की क्लासेस नहीं है। ओके सर, फिर ले लेंगे, कोई इशू नहीं हाँ, है। 12 बजे कल रखते, क्योंकि कल आराम से जरा थोड़ा सा एक दो काम कर लेंगे सुबह, क्योंकि उसके बाद ईद भी आ रही है। तो 12 बजे से लेकर हम 1:30-2 बजे तक क्लास कर सकते हैं। कल मैं चाह रहा हूँ कि हम एक क्लास और रख लें ईद से पहले। ओके सर, ठीक है, ठीक है नो जी। प्रॉब्लम। तो डिसाइडेड हुआ ये कि कल इंशाल्लाह 12 बजे हमारी क्लास होगी और 12 से लेकर जितने बजे तक, जब तक ये खत्म नहीं होता ना चैप्टर, में कंटिन्यू करूंगा। ये ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे 2 घंटे की होगी। ठीक है जी, थैंक यू ओके सो मच। सर। थैंक यू। इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। सर 8 बजे वाली भी होगी ना? 8 बजे वाली कल नहीं होगी ना। ओके सर। कल मतलब कल क्लासेस ऑफ है स्टैंस की तरफ से ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कल हम कर लें क्लास एक एक्स्ट्रा टाइम, कुल अलग टाइम पे। तो बाकी मैंने क्लासेस नहीं लेनी, आपकी क्लास लूंगा सर। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।